देखिए आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली? सर उसमें क्वेश्चन था सर। जी पूछें। सर उसके अंदर जो एरर कैलकुलेशन करनी है सर, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन तो गिवन नहीं है सर, तो हम ये मतलब इवन वाले ऑड से चेक कर लें और ऑड वाले इवन से चेक कर लें, इस तरह हम एरर कैलकुलेट कर लें। आपके पास एरर कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 का डाटा उससे आपने पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बनाई है ना, तो अब आप अपने डाटा को कंप्लीट कर लें। 1, 3, 5, 7, 9 पे अगर आप डाटा फाइंड कर लें, या 3, 5, 7 और 9 पे, इन 4 पे अगर आप डाटा फाइंड कर लें, और फिर आप 2 और 3, डे 2 और डे 3 के एरर फाइंड करें, डे 3 और डे 4 का एरर फाइंड करें, डे 4 और डे 5 का एरर फाइंड करें। या इवन आपके पास एक एरर फाइंड करने का एक और तरीका आपके पास ये भी है ना, आपको 2 पे, और मतलब आपने फॉर एग्जांपल ऑड वाला, आप इवन वाला फॉर एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास डाटा है 2, 4, 6, 8 एंड 10 का, राइट? तो आप एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए सर इसमें सर जी जी एक और बात कहनी थी कि सर देखिए मैंने ना वो पिछली जो 3 असाइनमेंटें थी ना वो तीनों नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मुझे मेडिकल कंडीशन थी, तो अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। आपका सबमिट कर पिछली असाइनमेंट क्या किया आपने? सर मैं कह रहा हूँ मैंने ना पिछली तीनों असाइनमेंटें नहीं की क्योंकि कोविड के दिन से तो मुझे मेडिकल कंडीशन थी बहुत सिवियर। चले, तो आने अगर वाले आप थोड़ा सा आने वाली जो प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें आप कर लीजिएगा ना, आने वाली जो असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा सर देखिए वो इसमें बस आप पीछे अगर कम मार्क्स दे दें बस मैं सबमिट करा दूं अगर। जी करवा दें, सबमिट करवा दें। जज़ाकल्लाह सर। देखिए आपने ये डाटा कलेक्ट किया है डेज का और नंबर ऑफ पेशेंट्स का। अब आपके पास डाटा 2, 4, 6, 8 एंड 10 का, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट लेट सपोज करें 10 है, 20 है, 40, 80 और 100, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। इसका मतलब है आपके पास इंटरवल बना है 2 से लेके 10 के दरमियान, ठीक। अब आपने इस डाटा को यूज़ करके एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बना लिए, लेट सपोज करें, क्योंकि आपके पास 5 पॉइंट्स का डाटा है तो फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल तो बनेगी आपके पास, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई, इस टाइप की आपके पास एक पोलिनोमियल बन गई, ठीक, डिग्री 4 की, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास जो n+1 पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली 5 हैं, और डिग्री आपके पास क्या होगी, n = 4 होगी। ये डिग्री 4 की पोलिनोमियल बन गई। अब आपने देखो आपको डे 3 का एग्जैक्ट डाटा नोन है, डे 3 का एग्जैक्ट डाटा नोन है, जो कि आप जैसे लेट सपोज करें कि एग्जैक्ट डाटा 15 है, ये NCOC की वेबसाइट से आपने लिया। अब आपने अपना जो अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन है, अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन, इसको आपने P(3) पे डे 3 पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास भी कोई वैल्यू आ जाती है, लेट सपोज करें 14.0 समथिंग को वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास एग्जैक्ट डाटा है और ये आपका अप्रॉक्सीमेटेड डाटा है, ठीक। तो आपने एरर फाइंड करना है, तो एरर फाइंड करने के लिए जो आपको एग्जैक्ट डाटा गिवन है, एक तो तरीकाकार यह है कि आपके पास एग्जैक्ट डाटा जो गिवन है वो 15 माइनस 14.0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो आपके पास ये एरर आ जाएगी, इसको आप E1 का नाम देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट में आपके पास क्योंकि P4 का डाटा है, तो आप P4, ये आपके पास P3 का एरर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे डे 3 का लेट सपोज करें 15.0 आपके पास डाटा है। यहाँ पे आपके पास डे 5 का डाटा भी NCOC की वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि आपके पास लेट सपोज है हम 30 अगर डाटा ले लें, तो इसका अगर आप इन दो के दरमियान एरर फाइंड कर लें, ये E1 हो जाएगा।
इन दो के दरमियान एरर फाइंड कर लें, E2 हो जाएगा। इन दो के दरमियान एरर फाइंड कर लें, E3 हो जाएगा। अगर तो आपका एरर डिक्रीज हो रहा है, मीन एवरी स्टेप पे वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो करेक्ट है। अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। आपको या तो इंटरपोलेशन चेंज करनी पड़ेगी या आपको नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा बड़े डिग्री की पोलिनोमियल बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्लोज आपके पास रिजल्ट आएगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि आपने एरर कैसे कैलकुलेट करनी है। सर अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एरर आ रहे हैं सर, तो फिर हम उसमें लार्जेस्ट एरर को हम फाइनलाइज करेंगे? नहीं, अगर आपके उसमें देखें फिर आपको डिफरेंट से मुराद क्या है आपकी, मसलन डिफरेंट से क्या सर आपका मतलब सीन सर है अगर हमारे डे 3 के ऊपर हमने कैलकुलेट किए E1 आया, अगर डे 5 पे हमने कैलकुलेट किए E2 आया सपोज सर, और E2 ग्रेटर देन E1 है, हाँ, तो फिर सर हम E2 ग्रेटर देन 1 है, तो इट यस मींस सर। कि आपके पास ये समथिंग प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एरर आपका रिड्यूस होना चाहिए। अगर एरर आपका रिड्यूस नहीं होता तो इट मींस देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। या तो आपकी इंटरपोलेशन की स्कीम ठीक नहीं है, या आपके जो नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं वो एनफ नहीं है उस एग्जैक्ट रिजल्ट को कैप्चर करने के लिए। राइट सर। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि हम ना उसको देखिए ना, ये हमारी असाइनमेंट का अभी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि हमने जो अवेलेबल डाटा है उस अवेलेबल डाटा को यूज़ करके आपने इसको दो ग्रुप्स में स्प्लिट करने की रीज़न ही ये थी कि आपके पास दोनों के पास डिफरेंट मतलब डाटा हो और वो डिफरेंट डाटा को इंटरप्रेट करें। जैसे आप फॉर एग्जांपल से इब्राहिम, अगर आप 2 और 10 का डाटा लेते हैं, ठीक, तो अब आपका इंटरवल 2 से 10 के दरमियान है। अब अगर आप एक मिसिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से देखो, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10 की, ठीक है। अगर आप इस मिसिंग इंफॉर्मेशन इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, आप किसी पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल सपोज करें x इज इक्वल टू 3 के ऊपर आप अपना ये अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आपकी जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी, तो ये मिसिंग इंफॉर्मेशन आपने फाइंड किया, तो ये बेसिकली आपकी इंटरपोलेशन बन गई कि जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं उन डाटा पॉइंट्स के दरमियान से किसी पॉइंट के ऊपर आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो उस केस में ये इंटरपोलेशन आपके पास होगी। अब ये आपके पास आ गई है अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा भी मौजूद है एट x इज इक्वल टू 3 पे, जो कि NCOC की वेबसाइट पे मौजूद है। आप इन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में। अगर तो ये दोनों आपस में क्लोज, आपको क्लोज एनफ नजर आते हैं तो इट्स ओके। अगर ये क्लोज नहीं है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, और इन दोनों के डिफरेंस से आप देखें कि आपके पास वो डिफरेंस कितने परसेंट का डिफरेंस है, कितना मतलब 10% डिफरेंस है, 15% डिफरेंस है, या 20% डिफरेंस है। तो इस राइट तरह सर। से आप अपने एरर जो कैलकुलेशन है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। देखिए, आप न्यूमेरिकल मेथड्स में एक चीज़ याद रखें, ये जो इंटरपोलेशन है ना, ये बेसिकली आपके पास किसी भी डाटा के जो डाटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप x इज इक्वल टू 3 पे अपने फंक्शन को वैल्यूएट करते हैं तो ये आपने इंटरपोलेशन परफॉर्म की है। लेकिन अगर आप इन डाटा पॉइंट से बाहर का कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे आप 15 डे पे अपना डाटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं x इज इक्वल टू 15 पे, तो इस केस में आपने ये वाला फंक्शन, सेम यही फंक्शन आपने यूज़ करना है, लेकिन आप x इज इक्वल टू 15, अब आप इस इंटरवल से बाहर निकल गए हैं। अब ये जो प्रोसेस आप करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, एक्सट्रापोलेशन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप लोगों को पता हो कि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान में सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा कि रमज़ान के बाद और ईद उल फितर पे जब बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले, तो उससे एकदम से नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो राइज होना शुरू हो गए। तो आप लोगों ने शायद कुछ न्यूज़ पेपर में इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हों कि जिसमें कुछ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर पाकिस्तान में यही रेशो जारी रहा, ये जो अभी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे हैं और डे बाय डे इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो डेथ के बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि मे बी द डेथ विल बी 100,000, 1 लाख तक डेथ्स हो सकती हैं पाकिस्तानियों की, ये उस टाइम पे प्रिडिक्शन की गई थी। अब
उन्होंने करंट सिनेरियो को देख के फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है, तो ये बेसिकली आपके पास एक्सट्रापोलेशन थी। अब वो जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन उन्होंने की है वो रॉन्ग भी हो सकती है और वो करेक्ट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें मौजूद है। मीन 50-50% प्रोबेबिलिटी है। अगर कंडीशंस वर्स हो जाती हैं, कंडीशन मीन वर्स हो जाती हैं, तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी कि आप उस अपना जो आपने प्रिडिक्शन किया उसके क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रिडिक्शन गलत भी साबित हो जाती है तो वो साइंटिफिकली गलत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स जब आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो उस प्रिडिक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वो प्रिडिक्शन पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिडिक्शन गलत है। उसको आप गलत नहीं कह सकते, साइंटिफिकली उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आपने एक एग्जिस्टिंग डाटा को देख के आपने उसके बारे में प्रिडिक्शन की है, एग्जिस्टिंग डाटा को, एग्जिस्टिंग सिनेरियो को देख के। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके पास क्रिकेटर की एग्जांपल है। अगर एक क्रिकेटर है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल, अब डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो यहाँ के जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ये होगा और वो होगा, इस तरह की वो प्रिडिक्शंस वगैरह करते हैं। लेकिन वही बंदा जब इंटरनेशनल उसमें सीजन में जाता है या इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो प्लेइंग करता है, तो उस वक्त वो फेल हो जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जिन्होंने प्रिडिक्शन की उन्होंने प्रिडिक्शन गलत की है। उन्होंने तो जो स्टैट्स मौजूद थे, जो उसकी कंडीशंस थी, उसके मुताबिक उन्होंने उसको रीड किया और प्रिडिक्ट कर दिया। लेकिन वो बंदा अगर बाहर जाके फेल हो गया तो इसका मतलब है अदर फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे हो सकता है उसको बॉलर बहुत अच्छा मिल गया हो, या उसको पिच अपने जो है ना कंडीशंस के मुताबिक ना मिली हो तो वो फेल हो गया हो। तो इसी तरह एक्स्ट्रापोलेशन जो होती है वो प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन आपके पास ट्रू भी हो सकती है और प्रिडिक्शन फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो वो फेल हो जाती है। तो इसमें हमारे पास भी अभी देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल देखें, अब एक वर्स्ट सिनेरियो आपके पास, दो किस्म के सिनेरियो है ना, आपने इंटरपोलेशन परफॉर्म की तो दो सिनेरियो आपके पास बनते हैं। एक तो ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैच कर जाए। आपने लैग्रांजियन इंटरपोलेशन लगाई, फॉर एग्जांपल सेकंड डे का डाटा और 10 डे का डाटा यूज करके आपने इंटरपोलेशन बनाई। आपने थर्ड डे पे जब उसको वैल्यूएट किया तो आपने देखा जो आपका अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है और जो NCOC की वेबसाइट पे जो रिजल्ट है वो दोनों मैच कर जाते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, 0.00 समथिंग, जो कि निग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इंटरपोलेशन सक्सेसफुल है। आपने बेटर अप्रॉक्सीमेटिंग एक फंक्शन बनाया है। आप इस बेस पे आपकी मतलब जो लैग्रांजियन इंटरपोलेशन है वो करेक्टली उसको कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। लेकिन अगर इसका सेकंड केस चेक करें, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आपका ह्यूज डिफरेंस है। मतलब आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो NCOC की वेबसाइट पे एग्जैक्ट डाटा मौजूद है, दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। मीन 50%, 20%, मोर देन 20% डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको स्कीम चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लैग्रांजियन इंटरपोलेशन उसको करेक्टली प्रिडिक्ट ना कर रही है। जैसे आपने एक एग्जांपल भी देखी थी, इसमें एक एग्जांपल f(x) = 1/x वाली एग्जांपल थी, जिसको जब हमने टेलर पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट किया x = 1 पे, तो हमारा रिजल्ट वे डिफरेंट आ रहा था। लेकिन जब हमने उसी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट किया लैग्रांजियन पॉलिनोमियल से, तो दैट्स एग्जैक्टली मैच विद द एग्जैक्ट एंड द अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट। ये एग्जांपल थी ना हमारे पास, उसमें जो एक लेक्चर किया तो उसमें एग्जांपल थी। अब आपके पास आपने लैग्रांजियन इंटरपोलेशन वाली, सपोज करें कि ये फेल हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली आपके जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी। सपोज करें कि वो सही से प्रेडिक्शन नहीं करती, तो अब आपके पास क्या उसका ऑप्शन है? उसका ऑप्शन आपके पास ये कि आप स्कीम चेंज करें। अब आपने क्योंकि लैग्रांजियन इंटरपोलेशन तो यूज कर ली, अब आप टेलर पे तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि लैग्रांजियन टेलर से तो बेटर है। ठीक, ये तो अंडरस्टूड है ना कि लैग्रांजियन पॉलिनोमियल टेलर पॉलिनोमियल से बेटर है। और फिर इसके बाद आप अलजेब्राइक पॉलिनोमियल पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्राइक पॉलिनोमियल से ज़्यादा बेटर लैग्रांजियन पॉलिनोमियल। अब आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप लैग्रांजियन पॉलिनोमियल की बजाय न्यूटन डिफरेंस पॉलिनोमियल पे चले जाएं।
आप न्यूटन्स पॉलिनोमियल अप्लाई कर लें। ठीक, एक Right. पॉसिबल मतलब इस तरह से हम एक चीज पे अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पे अगर हम नहीं उसको उस स्कीम से अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो आप अगर उस प्रॉब्लम को एक खास मेथड से अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो स्कीम अप्लाई कर रहे हैं वो स्कीम ठीक नहीं है, आप अपनी स्कीम चेंज करें, हो सकता है आपके पास बेटर रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो ये एक किस्म का हमारा सिनेरियो कि अगर हम उस केस में अगर कुछ हमारे पास हम फेल हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम न्यूटन्स पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे, हम न्यूटन्स पॉलिनोमियल अप्लाई करेंगे। सपोज करें कि अगर न्यूटन भी फेल हो जाता है, तो फिर हम क्यूबिक स्प्लाइन अप्लाई करेंगे। तो ये उसी तरह की ये एक किस्म की कॉन्टिन्यूशन है कि अगर एक चीज़ फेल है तो दूसरी फेल है, दूसरी की तरफ चले जाएं और सॉन चले जाएं। ठीक है, और देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स में और इंटरपोलेशन में आपके पास डिफरेंस ये है कि जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आ रहा होता है, रूट आपके पास एक नंबर बनता है। जबकि जब आप पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप यूज़ करते हैं, तो आप बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं। आप उस फंक्शन को यूज़ करके डाटा की प्रिडिक्शन करते हैं या मिसिंग डाटा को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरपोलेशन लाइक न्यूमेरिकल मेथड है आपके पास। तो होपफुली अब आप लोग इसको कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये असाइनमेंट की डेट थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि हॉस्टलाइट्स जो है वो सारे घर जाए हैं, तो लाइक इट विल बी डिफिकल्ट कि कल तक हम ये सारा सबमिट करा दें। कल तक सबमिट कराना डिफिकल्ट है। सर वो घर जाना ना वापस, ये ना तो उस असाइनमेंट वजह से सब में, कर सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलें मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, फ्राइडे तक जमा करवा दें। चलें मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। अच्छा देखिए, ये लेक्चर नंबर 14 आपके पास, हम इसको न्यूटन्स पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। देखिए इस केस में p ऑफ x जो हमने पॉलिनोमियल डिटरमिन की है वो बेसिकली a0 और प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 प्लस अप टू सो ऑन, फाइनली आपके पास x माइनस xn माइनस 1 था। ये न्यूटन पॉलिनोमियल है। इसमें a0 a1 a2 ये सारे के सारे आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमने डिटरमिन किए थे। a0 बेसिकली आपके पास f ऑफ x0 है जिसको हमने जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस का नाम दिया था। a1 बेसिकली आपके पास क्या था, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है जो कि आपने फाइंड किया था x0 और x1 के दरमियान। a2 आपके पास अनदर डिवाइडेड डिफरेंस है जिसको हमने फाइंड किया था x0 x1 और x2 के लिए। हमारे पास एक जर्नल, अगर हम इन दो पॉइंट्स के लिए जर्नल फार्मूला लिखें, अगर हमारे पास xi और xi प्लस 1 ये दो पॉइंट्स हों, तो इनका जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जिसको हम फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, xi प्लस 1 इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट xi प्लस 1 माइनस फंक्शन वैल्यू एट xi डिवाइडेड बाय xi प्लस 1 माइनस xi। ये आपके पास कहलाता है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, और अगर आपके पास इसमें पॉइंट्स मोर देन 3 पॉइंट्स अगर आपके पास सपोज करें कि अगर आपके पास आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि देखिए अगर आपके पास xi प्लस 1 xi प्लस 2 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये आपको देगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड, और ये देगा आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और ये देगा आपको जीरो डिवाइडेड डिफरेंस। तो जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो उस केस में आपके पास आपने डिवाइडेड डिफरेंस लेना है सेकंड का मीन इन दो पॉइंट्स का, xi प्लस 1 xi प्लस 2 का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ xi एंड xi प्लस 1, और दिस वुड बी डिवाइडेड बाय xi प्लस 2 माइनस xi। ये आपको देगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, राइट, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस।
अब हमने इस डिवाइडेड डिफरेंस को एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एक पॉइंट है x0 और आपके पास एक अनदर पॉइंट है x1 और फिर आपके पास एक अनदर पॉइंट है x2, ठीक। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें बाय यूजिंग x1 माइनस x0 तो ये आपके पास कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें x2 माइनस x1, तो इस तरह से हम डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो ये जो डिफरेंस फाइंड करते हैं तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसके लिए एक नोटेशन यूज की जाती है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। आप लोगों ने एक डेल्टा वी वाली एक पढ़ा होगा, डेल्टा। इसमें याद रखें कि ये डेल्टा आपके पास ऑपरेटर है और इसको हम बेसिकली डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। जैसे डेल्टा वी आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ये बेसिकली क्या होता है वी एफ माइनस वी आई, डेल्टा वी बेसिकली। तो अब ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसको इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखें आपके पास सपोज करो कि ये एक पॉइंट x0 है और ये एक अनदर पॉइंट x1 है। क्योंकि आप फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिफरेंस x1 माइनस x0, इसको आप नेम दे दें h का। लेटर ऑन हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेप साइज, ठीक है। h इज द स्टेप साइज। अगर आप इन दो पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखें x0 x1 तो वो बनता है आपके पास x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h, x1 माइनस x0। अब क्योंकि ये आपके पास, इसको आप ऐसे ही समझ लें कि ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है vi और ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट फाइंड करते हैं तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। और पॉइंट आपने किस पे लेना है एफ ऑफ x0 पे डिवाइडेड बाय h। मीन इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो x0 है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आपने डेल्टा एफ ऑफ x0 को क्या लिखना है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की आपके पास एक अनदर नोटेशन जो होती है वो 1/h डेल्टा एफ ऑफ x0 है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक। अब इसी फॉरवर्ड अगर आपके पास जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है उसको हम डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे बनती है इसको आप लोग देख लें कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं एफ ऑफ x0 x1 x2, इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा x1 x2 का फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस फर्स्ट डिफरेंस माइनस x0 x1 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। अब देखो यहाँ पर पॉइंट x0 है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x1 है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास x2 है। x0 से x1 के दरमियान डिफरेंस h है, x1 से h2 के दरमियान भी डिफरेंस h है। तो यहाँ से अगर आपने xi लिखना हो तो xi बेसिकली होता है x0 प्लस i मल्टीप्लाई बाय h। अब आप i को 0 वैल्यू दो, सॉरी i को 1 वैल्यू दो तो आपके पास x1 बनेगा x0 प्लस h। मीन x0 में अगर h ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास x1 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं i को 2 वैल्यू दूं तो x2 मेरे पास आ जाएगा x0 प्लस 2h। मीन अगर मैं x0 में 2 टाइम्स ऑफ h ऐड करूं तो मेरे पास x2 आ जाएगा। वो यहाँ से अंडरस्टूड भी है, h प्लस h ऐड करें तो x2 बन जाएगा, तो x0 प्लस 2h आ जाता है। तो यहाँ से आप देखो x2 माइनस x0 क्या बन जाएगा आपके पास 2h, ठीक है। मीन
x के जिस सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस आप x0 के साथ ले रहे हैं वही सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई होगा h के साथ। जैसे यहाँ पे x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h है, x1 का यहाँ पे x का सबस्क्रिप्ट 1 है तो h के साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसी को अगर हम जर्नलाइज करना चाहें तो इसका मतलब है x3 माइनस x0 हम करेंगे तो वो आ जाएगा 3h, x4 माइनस x0 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4h। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं। तो जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, xi इज इक्वल टू x0 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय h। देख लें i सबस्क्रिप्ट है x का तो i मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ। ठीक, तो यहाँ तक तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये आ जाएगा 2h सिर्फ इसकी वजह से। अब इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास यहाँ पर ये दो डिफरेंसेस हैं। अब आप क्या करें कि इसमें f ऑफ x1 का फार्मूला लिखें, x1 x2 ये बनेगा आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट x2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जी, तो ये आपके पास क्या आता है, ये x2 माइनस x1 इसको डेल्टा की नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा डेल्टा f ऑफ x1। ये बनेगा डेल्टा की नोटेशन में लिखेंगे तो ये समझ आ गया? यस सर। जी, इसको डेल्टा f ऑफ x1 और नीचे आपके पास x2 माइनस x1 इक्वल टू h है। अब आप जो सेकंड जो फर्स्ट आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 का लेना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक है, इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा इसको तो ये बनेगा डेल्टा f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। क्लियर? ये समझ आ गया? यस सर। अब इसी को ये जो दो वैल्यूज आपने ये फाइंड की हैं, ये वाली और ये वाली जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसको काइंडली पुट करें इस फार्मूला नंबर ए में। तो ये आपके पास बनेगा f ऑफ x0 x1 x2 इक्वल्स टू, पहले ये वाला पहले तो 1/2h लिख लेना, वो तो आता ही है पहले। अब इसका डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय h माइनस ये चीज़ आ जाती है डेल्टा f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब ये 1/2h² बन जाता है। इन दोनों में से आप डेल्टा कॉमन ले लें, डेल्टा कॉमन लें तो इनसाइड आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। अब ये जो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ये बेसिकली आपके पास क्या है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। सर डेल्टा fx0 डेल्टा f ऑफ x0 तो डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा होगा तो ये आ जाएगा 1/2h² डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x0। तो ये जो फार्मूला आता है हमारे पास, ये वाला जो फार्मूला लिखा गया है वो बेसिकली इसकी वजह से लिखा गया है ये। ठीक है, अगर हम k पॉइंट्स ले लें, k पॉइंट्स x0 x1 x2 xn ये तो 3 पॉइंट्स थे ना, अगर हम k पॉइंट्स कंसीडर कर लें इन जनरल k पॉइंट्स मीन ये एक्चुअली k + 1 पॉइंट्स एक्चुअली, तो इसका फार्मूला क्या होगा 1/k फैक्टोरियल मीन जितना आपके पास k है मल्टीप्लाई बाय h पावर k डेल्टा पावर k f ऑफ x0। ये हमारे पास एक इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसमें अब हमारे पास जो यहाँ तक आने के बाद अब हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। जो ओरिजिनल पोलिनोमियल हमने लिखी थी ना शुरू में, अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो, जिसमें a0 a1 की वैल्यू पुट की थी हमने, वो याद है ओरिजिनल जो पोलिनोमियल थी? अगर आप लोगों को वो याद हो अपनी अपनी इसमें,
ये आप लोग देखें, ये इक्वेशन 3.10 जो लिखी गई है, इक्वेशन 3.10 पेज नंबर 126 पे जो पोलिनोमियल लिखी गई है, तो उस पोलिनोमियल को दोबारा से हमने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें आप देख लें, ये जो एस ऑफ के है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, एस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल एस माइनस के फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो। तो ये वही फॉर्म आपके पास बन जाती है जो पहले से थी। तो ये जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे है कि आप x0, x1, x2 अप टू सॉन xn की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, मतलब आपकी डायरेक्शन ये है। लेकिन इसके साथ आपके पास एक अनदर फार्मूला भी होता है जो कि आपके पास है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस बेसिकली आपके पास क्या है कि आप xn से nth वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और x0 की तरफ आते हैं, रीऑर्डर कर दें, जैसे यहाँ पे गया फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। इसमें हम फर्स्ट टू लास्ट गए थे फॉरवर्ड डिफरेंस में, जबकि बैकवर्ड डिफरेंस में आप लास्ट टू फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको आप ऐसे ही समझ लें कि ये बेसिकली आपके पास जो xn है उसको आप इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं, फिर xn के बाद मीन आपके पास यहाँ पे xn जो है वो एक्चुअली x0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, xn माइनस 1 x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, और सो ऑन, इस तरह से आप x0 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस का जो x0 है वो फॉरवर्ड डिफरेंस का xn है, बैकवर्ड डिफरेंस का जो x1 है वो फॉरवर्ड डिफरेंस का xn माइनस 1 है। ये पॉइंट समझ आ गया? दोनों के दरमियान इस तरह से चेंजिंग होती है, तो उससे आपके पास एक नई किस्म की पोलिनोमियल बन जाती है, जिसको आप लोग जिसको नया फार्मूला बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक, और इसका फार्मूला बिल्कुल सेम उसी पार्ट में लिखा जाता है जैसे पी एन एक्स, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस में एफ ऑफ एक्स जीरो था, x0 x1 था, फिर x0 x1 x2 था, और यहाँ पे वो चेंज हो गया xn माइनस 1। तो ये सेम वही फार्मूला, जस्ट इसको बैकवर्ड रीऑर्डर कर दिया गया, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिखा गया। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास ये जो नोड्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड हों, इक्वली स्पेस्ड नोड्स होने का मतलब क्या होता है, x0 x1 x2, x0 से x1 के दरमियान डिस्टेंस h है, x2 x1 से x2 के दरमियान डिस्टेंस h है, और सिमिलरली xn माइनस 1 से xn के दरमियान भी डिस्टेंस h ही है। तो इस केस में हम कहते हैं कि दीज नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड नोड्स, मीन डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स इज सेम थ्रू आउट द कंप्यूटेशन। तो इस केस में अगर हम xn को इस तरह से रिप्लेस कर दें, x इज इक्वल टू xn प्लस sh, ये बिल्कुल आपके पास सिमिलर है जो मैंने आपको ये ऊपर फार्मूला बताया है, इस तरह से xi वाला जो फार्मूला, उसी तरह यहाँ से एक फार्मूला जनरेट किया गया है, x इज इक्वल टू xn प्लस sh। तो उस केस में x आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा ना, xi इज इक्वल टू x0 प्लस i मल्टीप्लाई बाय h, ये वाला जो फार्मूला है, इसी को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया कि xi प्लस s प्लस n माइनस i मल्टीप्लाई बाय h। तो अगर हम x की जगह पे ये चीज़ रिप्लेस कर दें तो तब आपके पास देखो पहले वाली तो चीज़ चेंज नहीं होगी, सेकंड वाली में एक फैक्टर s मल्टीप्लाई बाय h आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में s मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर आ जाएगा, और सो ऑन, ये आपके पास फैक्टर बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो आपके पास फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब इसमें एक एग्जांपल है जिसको आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। इसमें मुझे सिर्फ आपको एंड पे एक पॉइंट बताना है कि आपने देखा कि ये जो पोलिनोमियल आपने बनाई है, इससे पोलिनोमियल जो बनानी है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस की एग्जांपल है, इसका टेबल आपके पास बन जाता है, आपने सारे कैलकुलेट किए। अच्छा, अब आपने जब P4x, क्योंकि आपके पास ये 0 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं,
तो आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो बनेगी 4th डिग्री की पोलिनोमियल। तो 4th डिग्री की पोलिनोमियल में देखें ये आपके पास 0 डिवाइडेड डिफरेंस है, किस पे, एट x0 पे, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, एट x0 पे। x0 आपके पास इक्वल टू 1 है ना, तो ये आपके पास वैल्यू आई है, तो ये आपने यहाँ पे लिखी है, माइनस ये वाला जो आपके पास कोफिशिएंट है ये आपके पास A2 है, सॉरी A1 है, ये A1 है, ये A0 है। A1 आपको कहाँ से मिला है? A1 आपके पास यहाँ से है, इन दोनों का डिफरेंस, ये A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद ये आपके पास A2 है, तो यहाँ पे आपने A2 की वैल्यू पुट की, ये x माइनस x0, यहाँ पे x माइनस x0, x माइनस x1, तो x1 आपके पास है 1.3, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल आपके पास बन जाती है इसमें, ठीक। अगर आपको कहा जाए कि आप पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें एट 1.5 पे, तो आप देखें टेबल पे जब आपने 1.5 पे इसकी वैल्यू फाइंड की तो वो कहता है कि उसमें एग्री करता है कि उसने कोई एग्जैक्ट फंक्शन उसमें गिवन है, उससे एग्री करती है। तो इस तरह से हम न्यूटन्स पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल को। और इसमें आपके पास बेसिकली ना ये डायगोनल के एलिमेंट्स आते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स। तो फाइनली आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलस में एक आपके पास थ्योरम होता है, एक तो आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, एक होता है आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम डेरिवेटिव के साथ लिंक कैसे करेंगे? ये जो ऊपर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लिखा है ना, ये वाला जो डिफरेंस का फार्मूला, इसको हम डेरिवेटिव से लिंक कैसे कर सकते हैं वो देखिए। f आपके पास एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल a b के अंदर, और f आपके पास डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई c ले लें पॉइंट जो कि इस a b के इंटरवल के अंदर हो, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता हो, तो अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहें तो वो एक्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट आप क्या करें कि फंक्शन की वैल्यू उसके लेफ्ट राइट हैंड पॉइंट पे फाइंड करें, माइनस फंक्शन की वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड पॉइंट पे फाइंड करें, डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें और इस डेफिनेशन को देखें तो ये दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस जो आपको देता है ये बेसिकली डेरिवेटिव ही बताता है, चेंज बताता है आपको। दैट्स इट, ये आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस था, सॉरी न्यूटन्स इंटरपोलेशन पोलिनोमियल विद द फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो असाइनमेंट में अगर आपके पास वो सही नहीं होता, अगर लैग्रांजियन इंटरपोलेशन का रिजल्ट सेम नहीं आता तो हमें फिर न्यूटन इंटरपोलेशन पोलिनोमियल की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर? सर अगर एरर आपका जो है मतलब 0.00 समथिंग आ रहा हो फिर तो कोई जरूरत नहीं है ना? तो वो एक्सेप्टेबल है, वो तो 0.00 इज अ गुड एरर, मतलब ये हमारे पास बैड नहीं है, ठीक जी सर। तो वो हमें सिर्फ उसको एक्चुअली हमें उसकी प्रेडिक्शन चेक करनी है कि क्या हम वाकई में सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मीन अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली ना इसकी। सर कंप्लीट एरर तो हम उसी को कहते हैं ना सर, मतलब जिसमें हम एक टर्म माइनस करते हैं दूसरी टर्म ऐसे डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। जी जी, वो परसेंटेज एरर वो बेसिकली निकालना है ना, एब्सोल्यूट एरर बेसिकली आपके पास वही है, आप जी एग्जैक्ट सर। से डिवाइड भी करें और उसको मल्टीप्लाई बाय अगर 100 कर दें तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगी। अगर जी परसेंटेज सर। एरर आपके पास आ रहा है तो मीन्स कि आपकी अप्रॉक्सीमेशन ठीक है। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको असाइनमेंट जो भी आप उसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट शो कीजिएगा। आपने L0, L1, L2, L3, L4 कैसे कैलकुलेट किए हैं और उसकी फाइनल फॉर्म जो आपके पास बनती है वो कैसे आपके पास आती है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर चेक करना चाहें तो आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं, अगर मैटलैब में अपना फंक्शन पुट करके आप किसी भी वैल्यू के ऊपर उसको वैल्यूएट कर लें और आप उसको डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इतनी थी, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।